हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जे ट्रिक में। आज हम यूको यूनिवर्सिटी के यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड 1 वीक सीरीज जो दे रखी है भारतीय इतिहास की, उसको हम बीए पार्ट फर्स्ट की को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी 1 वीक सीरीज को। तो इसके सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे स्टार्टिंग में, तो फिर उसके बाद में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस सोल्व कर लेंगे। तो इसके कम से कम 130 लगभग क्वेश्चंस हैं जो सभी को हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चंस आता है वो क्या है, वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव से मतलब नया वाला, पाषाण यानी कि पत्थर। नव पाषाण काल की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब जो नव पाषाण काल है उसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है। नवपाषाण कालीन मानव के औजार उन्नत थे। उन्नत मतलब एकदम सर्वश्रेष्ठ थे, बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट थे। चिकने थे, चिकने मतलब बिल्कुल भी एकदम स्लाइड जैसे थे। और चमकदार थे, मतलब बिल्कुल चमकदार थे। इस युग में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था, मतलब खेती करना स्टार्ट कर दिया था, और पशुपालन व्यवसाय आदि शुरू कर दिए थे। न किसमें, नव पाषाण काल में। नव से मतलब नया पाषाण काल आ गया था। अब नया आएगा तो उसमें तो आधुनिक चीज़ें होगी ना, जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, व्यवसाय करना, ये सब क्या है, अच्छे अच्छे तरीके होने लग गए। हड़प्पाकालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा युगीन जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था, हड़प्पा था। कनिष्क की मुख्य सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अब जो कनिष्क राजा था, कनिष्क जिसने कुषाण शासक कनिष्क था ना, तो उसकी प्रमुख उपलब्धियां, उसने क्या क्या तरक्की की, उस उनके बारे में देखते हैं। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है ना। उसके शासनकाल में क्षेत्र में उन्नति हुई। उसके शासनकाल में उनकी उसके क्षेत्र में उन्नति हुई। उसके शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। किसके, कनिष्क के शासनकाल में। वेदांगों के नाम लिखिए। कितने वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। तो इसको कैसे याद करेंगे, सिकल सकल सकल शिक्षा व्यापार से निरुक्ति, सकल शिक्षा व्यापार से निरुक्ति, छंद ज्योतिषी ने पढ़े तो। सकल शिक्षा, सकल शिक्षा व्याप सकल, कल से आ जाए कल्प। सकल शिक्षा व्यापार से नहीं रुकती, निरुक्ता नहीं रुकती, यदि छंद ज्योतिषी पढ़ेंगे तो। यानी कि वेदांग कितने हैं, 6 हैं। और कितने हैं, 6। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये सब क्या है, वेदांग है। कुवलयमाला के लेखक कौन है, कुवलयमाला के लेखक है उद्योतन सूरी। आचारांग सूत्र में क्या उल्लेखित है, आचारांग सूत्र में जैन साधु के आचार व्यवहार के नियमों का उल्लेख है। आचारांग, आचार से मतलब पता लग रहा है ना कि आचार व्यवहार, आचार से आचार व्यवहार। आचरण सूत्र में किसका उल्लेख किया गया है, जैन साधुओं के आचार व्यवहार का उल्लेख किया गया है। अशोक के किन्हीं 4 प्रांतों के नाम लिखिए। प्रांत मतलब उसके कौन कौन से क्षेत्र थे। तो उत्तरापर्त, अवनति राष्ट्र, कलिंग और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, कलिंग और अवनति और उत्तरापर्त, ये क्या है, अशोक के प्रांत मतलब उसके अधीन क्षेत्र थे। कुषाण कौन थे, कुषाण, कुषाण कनिष्क है ना, कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण लोग चीन में रहने वाली यूची जाति की शाखा से थे, मतलब यूची जाति के लोग थे। ये कौन थे, कुषाण यूची जाति के लोग थे, जो कहाँ पर रहती थी, चीन में रहती थी। गौतमी पुत्र शतकर्णी की किन्हीं 2 विजयों का उल्लेख कीजिए। अब जो गौतमी पुत्र शतकर्णी है उसने 2 विजय प्राप्त की थी, तो कौन कौन सी थी, आशिक पर विजय और मूलक पर विजय। आशिक के मूल पर विजय गौतम ने कर दी। धोलावीरा पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है, और ये कहाँ पर स्थित है। धोलावीरा पुरातन स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये गुजरात के कच्छ प्रदेश में उत्तर विभाग खंडीय धोलावीरा गांव में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो प्रांत, पशुपति शिव के मोहर पर उत्कीर्ण किन्हीं 4 पशुओं के नाम लिखिए। अब जो पशुपति शिव की जो मोहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और उस पर 4 जो पशुओं के चित्र हैं वो कौन कौन से हैं, हाथी के हैं, व्याघ्र के हैं यानी कि व्याघ्र यानी कि शेर के हैं, भैंसे के हैं और गेंडे के हैं। हाथी, व्याघ्र, भैंसा और गेंडे के मोहर पर पशुओं के चित्र बने हुए हैं। बौद्ध धर्म के किन्हीं 3 रत्नों का अशोक के अभिलेख में उल्लेख हुआ है, और किसे
किस लेख में है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? बुद्धम, धम्मम और संगम। बुद्ध धर्म और संगम। बौद्ध धर्म के इन्हीं 3 रत्नों का उल्लेख किस में किया गया है? अशोक के भाब्रू की शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। जैन धर्म के 5 महावर्तों के नाम लिखे। तो जैन धर्म के जो 5 महावर्त थे जिनसे जैन धर्म संचालित होता है, जैन धर्म चलता है, इनके आदर्शों पर चलता है। तो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये सब क्या है? जैन धर्म के 5 महावर्त है। अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, सत्य बोलो हमेशा, असत्य मत बोलो, अपरिग्रह यानी कि मोह माया का त्याग करो, ब्रह्मचर्य का धारण करो मतलब एकदम साधु बन जाओ। ये सब क्या है? जैन धर्म के महावर्त हैं, यानी कि इन आदर्शों पर जैन धर्म चलता है। हीनयान और महायान में अंतर बताइए। हीनयान और महायान क्या है? हीनयान बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। यानी कि बुद्ध धर्म के जो ये रत्नों में से एक है। तो हीनयान से बुद्ध धर्म की शाखा है। तो हीनयान तो क्या करते हैं? ये ईश्वर का अवतार नहीं मानते, मतलब ईश्वर बुद्ध को है ना, बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध, उनको ईश्वर का अवतार नहीं मानते हीनयान तो। और जो महायान है यानी कि महान है जो यान, वो कौन है? बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। प्रारंभिक 7 वाहक शासकों के नाम बताइए। 7 वाहक जो शासक थे जो वो कौन कौन से थे? तो सिमुक था, कृष्ण था, सतकर्णी था, विदर्भी था और सतकृषि था और गौतमीपुत्र सतकर्णी था। मतलब ये जो प्रारंभिक 7 वाहन शासक थे वो कौन कौन से थे? इस प्रकार के से थे। अंजना और एलोरा की गुफाओं कौन से राज्य में स्थित है? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। इतिहास में पुरातात्विक स्त्रोतों का महत्व क्या है? जो पुरातात्विक स्त्रोत है मतलब जो प्राचीन सभ्यता है उनका महत्व क्या है? इनसे हमें प्राचीन वस्तुओं की जानकारी मिलती है ना। तो स्त्रोत अतीत में बहुत से कालखंडों से तात्पर्य है कि कितने काल में बने हुए हैं, कौन सा काल में क्या चल रहा था, एवं मानवीय जीवन के पहलुओं को उजागर करते हैं, जो मानव कैसे जीवन जीता था उन कालों में, एवं अन्य सूचनाओं को पुष्टि में परिवर्तित करते हैं इतिहास के पुरातात्विक स्त्रोत में। चौधड़ो क्यों प्रसिद्ध है? ये एक सभ्यता है सिंधु घाटी की। सिंधु सभ्यता के चौधड़ो नामक नगर में मनका बनाने का एक विशाल कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? मनका बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ है। कारखाना से मतलब कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे इस कारखाने में, यानी कि फैक्ट्री प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ वर्ताकार ईंटें भी मिली है, मतलब व्रत के आकार की। व्रत जानते हैं ना आप सभी किसी कहते हैं? तो व्रत के आकार की यहाँ पर ईंटें मिली है, मतलब बिल्कुल गोल गोल आकार में मिली है। रुद्रामन कौन थे? रुद्रामन उज्जैन का एक प्रसिद्ध महाक्षत्रप था। महाक्षत्रप मतलब एकदम क्षत्रिय था वो बिल्कुल। उसने सातवाहन नरेश, सतकर्णी तथा योध्या को पराजित किया। उसने क्या किया? सातवाहन नरेश जिसका नाम है सतकर्णी और योध्या को पराजित किया। उसके राज्य में मालव, गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तरी कोकण आदि शामिल थे। किसके? रुद्रामन के। रुद्रामन एकदम महान क्षत्रिय था, बिल्कुल ताकतवर आदमी था। और उसने किसको पराजित किया? सतकर्णी और योधवन को पराजित किया। गुप्त युग में भक्ति संबंधित था। गुप्त युग में भक्ति किससे संबंधित था? देखते हैं। गुप्त युग में साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, तब प्रांतों को ही भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। किसमें? गुप्त युग में कहा जाता था। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, यानी कि हड़ा राव। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर उत्कीर्ण किन्हीं 4 पशुओं के नाम बताइए। जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है पशुपति शिव की मूर्ति, उस पर से प्राप्त 4 पशुओं के नाम कौन कौन से? हाथी है, व्याघ्र है, भैंसा है और गेंडे हैं। बौद्ध धर्म के किन्हीं 3 रत्नों का अशोक के अभिलेख में उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्धम, धम्मम, संगम। जैन धर्म के 5 महावर्त अहिंसा, कल्प, असत्य, सत्य, परम सात्विक सात्विक, ये तो पढ़ लिया अपने। इतिहास के पुरातत्व का महत्व क्या है? चौधड़ों से क्यों प्रसिद्ध है? रुद्रामन कौन था? गुप्त युग में भक्ति संबंधित हड़प्पा। वापिस क्वेश्चन सी है आगे, देखते हैं, आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। आगे चले तो कृषि करना मानव के किस काल में शुरू किया? कृषि करना मानव ने किस काल में किया? नवपाषाण काल में, यानी कि नया पाषाण काल आ गया तो उसने कृषि करना भी सीख लिया। हड़प्पा युगीन धर्म की प्रकृति बताइए। हड़प्पा युगीन
जो धर्म थे वो कौन से थे? माता देवी, यानी कि माता देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, वहाँ पर देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता से। जिस शिव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। लिंग योनि, पशुओं, वृक्षों, अग्नि, जल आदि की पूजा करते थे। मतलब ये सब क्या करते थे? शिव जी की पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, जल आदि की पूजा करते थे। ये लोग साकार उपासक सकते थे। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवता थे घोष, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, सविता, सोम, उषा। ये सब क्या है? ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता हैं। ऋग्वेद काल में जो आए ना, कौन कौन से आए? इंद्र आए, वरुण आए, अग्नि आए, सूर्य आए, विष्णु आए, श्रीम आए, सोम आए। ये सब क्या है? ऋग्वेदिक कालीन देवता है। शायद वाद से आप क्या समझते हैं? शायद वाद से देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार सत्य के अनेक पहलू होते हैं। सत्य के कितने क्या पहलू होते हैं? बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को उसका आंशिक ज्ञान होता है। मतलब कुछ कुछ ज्ञान होता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है सत्य का। परिस्थिति के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल अपने मत को ही सत्य नहीं बता सकता। मतलब जो व्यक्ति खुद कहता है उसी को ही सत्य नहीं माना जा सकता। दूसरों के मत को भी मानना जरूरी होता है। इसको ही कहते हैं रहस्यवाद। भगवान बुद्ध के आर्य सत्य बताइए। भगवान बुद्ध के कौन कौन से आर्य सत्य थे देखिए, देखते हैं। भगवान बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? 4 आर्य सत्य बताए। कौन कौन से बताए? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध को मार्ग। बौद्ध धर्म की 4 संगतियां क्रमशः निम्न स्थानों पर हुई। बौद्ध धर्म ने जो संगतियां आयोजित की, मतलब उपदेश दिए, उन्होंने कहाँ कहाँ पर दिए? राजगृह में दिए, वैशाली में दिए, पाटलिपुत्र में दिए और कुंडलवन कश्मीर में दिए। मतलब बुद्ध ने कहाँ कहाँ पर उपदेश दिए थे? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन आदि इन जगहों पर इन्होंने उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने राजा वैशाली को पटालिया कुंडल देने के लिए, बुद्ध ने राजा पटालिया वैशाली को कुंडल देने के लिए। बुद्ध से जगह बुद्ध धर्म के ने संगीतिया करी कहाँ कहाँ पर की? राजा से जगह राजगृह, राजा पटाल से जगह पटालीपुत्र, पटालिया वैशाली, वैशाली से जगह वैशाली को कुंडल देने के लिए। कुंडलवन से आ जाएगा कुंडलवन। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। कौटिल्य कौन था? उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी। और कौटिल्य क्या था? कौटिल्य यानी कि चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ये। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। जिसको इसका प्रथा प्रदर्शित है वो चंद्रगुप्त मौर्य। इससे ही सारी अनुमति लेकर अपना राजकार्य करता था। पर्याग प्रशस्ति क्या है? अथवा पर्याग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? पर्याग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा रचित। हरिशेन नाम का एक कवि था, उसने इस पर्याग प्रशस्ति की रचना की है, जो समुद्रगुप्त की विजयों, समुद्रगुप्त था ना राजा, तो उसकी विजयों का उल्लेख इसमें किया गया पर्याग प्रशस्ति में। उपलब्धियाँ मतलब उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से शौर्य के काम करे हैं, कौन कौन से अच्छे काम करे, उन सभी का इसमें वर्णन किया गया है। हरिशेन द्वारा रचित है ये पर्याग प्रशस्ति। इसके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में इसकी जागरण मिलती है। मतलब समुद्रगुप्त के बारे में इसका वर्णन किया गया है। 4 चोल मंदिरों के नाम बताइए। चोल काल में जो मंदिर बने उनको, वो 4 मंदिरों के नाम बताइए। तो कोरंगनाथ का मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोट का चोलमपुर का मंदिर और ऐरातेश्वर का मंदिर। ये सब क्या है? चोल काल में बने हुए हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ स्थित है? जो अशोक का अभिलेख है वो कहाँ पर है? भाबरू बेराट जयपुर में है। भाबरू का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें बेराट जयपुर से प्राप्त हुआ है। जो अशोक का अभिलेख है यानी कि अशोक का शिलालेख है, यानी कि शिलालेख है ये। और एक कप्तान भट्ट नाम है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने प्राप्त किया गया था। ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक को परिभाषित कीजिए। प्रागैतिहासिक तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। प्राग ऐतिहासिक, प्राग से मतलब प्राचीन, प्राग ऐतिहासिक जिसकी हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती उसके कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। सेल कला से आप क्या समझते हैं? सेल सेल मतलब चट्टाने, चट्टानों पर जो कला की जाती है उसे क्या कहते हैं? सेल कला। मध्य पाषाण काल में अनेक, मध्य पाषाण काल था जिसमें अनेक कलाओं में उस समय के लोगों द्वारा अंकित किए गए चित्र मिले हैं जिन्हें सेल कला कहते हैं। मतलब लोग रहते थे ना जो कहाँ पर चट्टानों पर कुछ कुछ उत्कीर्ण कर देते थे, तो वहाँ पर से हमें ये प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? आत्म कर्मदान, पुनर्जन्म में विश्वास करना, त्रिरत्न, निर्वाण प्राप्त करने पर बल देना, रहस्यवाद,
निवृत्त मार्ग पर बल, तपस्या पर बल, पंच महाव्रत, अहिंसा, विश्वास और अनिश्वरवाद यानी कि आत्म कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे वो आत्मा पर, और कर्मवाद यानी कि कर्म के अनुसार लोगों को उसका फल भुगतना पड़ता है। पुनर्जन्म यानी कि पुनर्जन्म भी होता है लोगों का। ये सब क्या है, विश्वास रखते थे इन पर जैन धर्म के लोग। त्रिरत्न यानी कि धम्मम, धर्म, रत्न, इन सभी में विश्वास रखते थे, है ना। बुद्धम धर्मम रत्नम। निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करने पर बल देते थे, मतलब मोक्ष प्राप्त करने पर बल देते थे। रहस्यवाद, रहस्यवाद देते ये निवेदन मार्ग पर बल देते थे। तपस्या पर बल देते थे, तपस्या करनी चाहिए। पंच महाव्रत पर बल देते थे, अहिंसा विश्वास पर रखते थे। और अनिश्वरवाद रहते थे ये जैन धर्म के लोग। कनिष्क की दो उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो राजा कनिष्क था उसने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई? तो कश्मीर पर विजय प्राप्त करी कनिष्क ने, और साकेत और पाटलिपुत्र पर भी विजय प्राप्त करी। किसने करी? कनिष्क ने। हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता क्यों नष्ट हो गई? पतन से तात्पर्य है कि नष्ट क्यों हो गई। बाढ़ का प्रकोप यानी कि बाढ़ आने के कारण इसका नष्ट हो जाना। सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना। सिंधु नदी का मार्ग बदल गया तो यहाँ पर क्या है, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण ये क्या है, सभ्यता समाप्त हो गई। पर्यावरण का सूखा हो जाना यानी कि अकाल पड़ जाना। विदेशियों का आक्रमण, विदेशियों ने आक्रमण करा जिसके कारण भी, या फिर भूकंप, भूकंप भी एक कारण बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने वाले किन्हीं दो यूनानी लेखकों के नाम बताइए। मेगस्थनीज और डायोनोसियस ने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी है। पूर्व वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पूर्व वैदिक काल में आर्य अनेक देवी देवताओं के, जैसे कि इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु आदि की उपासना करते थे, मतलब इनकी पूजा करते थे। ये एकेश्वरवाद यानी कि एक ही परमात्मा को मानते थे, तत्व में विश्वास करते थे। ये स्तुति तथा यज्ञों में माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते थे। ये क्या करते थे? यज्ञ करते थे और पूजा पाठ करते थे, जिसके माध्यम से देवताओं की क्या करते थे? प्रसन्न करते थे पूर्व वैदिक धर्म में। आगे चलते 40वां प्रश्न। समुद्रगुप्त के द्वारा अपने विरोधियों के प्रति अपनाई गई किन्हीं दो नीतियों का नाम बताइए। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उन्मूलन और प्रशंभोटरण की नीति अपनाई, तथा दक्षिण भारत के राज्यों के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। किसने अपनाई? समुद्रगुप्त ने अपनाई। आगे चलते हैं। 10 राज्य यानी कि 10 राजाओं की लड़ाई कहाँ तथा किसके मध्य लड़ी गई? राजा पोरुष के मध्य लड़ी गई थी। ये देखते हैं। 10 राज्य की लड़ाई 10 राजाओं के संगठनों तथा भारत नामक जन के राजा सुदास के बीच रावी नदी के तट पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। इसका विजेता राजा सुदास होता। राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य ये लड़ी गई थी। सभा और समिति से आप क्या समझते हैं? सभा समिति से छोटी संस्था थी। सभा क्या है? समिति से छोटी संस्था होती थी, जिसमें समाज के विवर्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेते थे। समिति जनता का एक राष्ट्रीय संगठन था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। पंच भारत का विजेता कौन था? इस विजय का उल्लेख किसने किया है? पंच भारत का विजेता हर्षवर्धन था, और इस विजय का उल्लेख किसने किया है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है। जो चीन का यात्री था ह्वेनसांग, जो भारत आया था भ्रमण करने के लिए, उसने किया है। पंच भारत का विजेता कौन था? हर्षवर्धन था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे कौन कौन से थे? कालीबंगा हो गया, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतगोड़, डायवर्सी, बवाली, कोट दीजी, ये सब क्या है? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। राजा अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमिकर कम क्यों किया गया? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए वहाँ पर भूमिकर कम किया गया। भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो आहट या पंचमार्क सिक्कों के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? आहट सिक्के या पंचमार्क सिक्के प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है। कहाँ एवं किस समय के शासक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? किस शासक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? तो कालभोज के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। सम्राट कौन था? सम्राट मौर्य काल में जनपद का प्रमुख अधिकारी सम्राट कहलाता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कनिष्क प्रथम
के राजारोहण की तिथि क्या है? अधिकांश इतिहासकार 78 ईस्वी को कनिष्क प्रथम के राज्यारोहण की तिथि बताते हैं। मतलब कनिष्क ने इसने अपना राज्य संभाला था 78 ईस्वी में। गुप्त वंश के उस प्रसिद्ध शासक का नाम लिखिए जिसने भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। अशोक के समय धर्म महावर्तों का मुख्य कार्य क्या था? अशोक के समय धर्म महावर्तों का मुख्य कार्य धर्म की स्थापना करना, धर्म की देखरेख करना। यानी कि धर्म के जो महावर्त थे वो धर्म की स्थापना करते थे, धर्म की देखरेख करते थे, धर्म की वृद्धि करना, है ना, धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों के लिए सुख एवं हितों का ध्यान रखना, दीन दुखियों को कष्टों से दूर रखना, ये सब क्या है? अशोक समय के महावर्त थे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए कुछ नियमों एवं संहिताएं बनाई। अशोक ने क्या किया? कुछ नियम बनाए और संहिताएं बनाए जो धर्म के नाम से प्रसिद्ध थी। जो किसके नाम से प्रसिद्ध थी? धर्म के नाम से प्रसिद्ध थी। उसने धर्म का अर्थ था पापहीनता, बहुकल्याण, दया, मान, सत्य एवं शुद्धि। पापहीनता, बहुकल्याण, कल्याण करना, है ना, दया करना, मान करना, ये सब क्या है? इसमें रखे गए थे। राजतरणी किसने लिखी? राजतरणी कल्हण ने लिखी, जो कनिष्क शासक के शासनकाल में था। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद जिले में धौलगुड़ा नामक स्थान पर स्थित है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त 2 लिपियों के नाम लिखिए हैं। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? मौर्य साम्राज्य ने भारत में सर्वप्रथम एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने साम्राज्य में एक सदृढ़ एवं सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था, सदृढ़ यानी कि एकदम बिल्कुल ताकतवर, और सुव्यवस्थित यानी कि बिल्कुल एकदम शिष्यन से शासन व्यवस्था स्थापित की थी। जो मौर्य शासन काल का प्रमुख उद्देश्य कल्याण था। कलिंग युद्ध ने भारत और मगध के इतिहास में नया युग शुरू किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति का सदा के लिए परित्याग कर दिया। कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक ने किया था, तो उसके बाद अशोक ने सदा के लिए, हमेशा के लिए परित्याग कर दिया युद्ध का। यानी कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा। युद्ध कोष के स्थान पर उसने धर्म कोष को अपनाया, यानी कि धर्म का पालन करेगा हमेशा, और धर्म के मार्ग पर ही चलेगा, युद्ध वगैरह नहीं करेगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। किसने? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक ने अपना शेष जीवन अपनी प्रजा नैतिक या भौतिक उन्नति में लगा दिया। मतलब प्रजा की उन्नति करना, नैतिकता और भौतिक उन्नति में लगा दिया। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों से विशाल स्नानगृह प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगृह से मतलब क्या है? बाथरूम। बाथरूम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा बाथरूम प्राप्त है। सुंग वंश का स्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग था सुंग वंश का स्थापक। इंडिका के लेखक कौन? इंडिका के लेखक मैग्नीस्तीज है। मैग्नीस्तीज ने क्या लिखी? इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। पुष्यमित्र सुंग के बारे में बताइए। पुष्यमित्र सुंग वंश का स्थापक था। सुंग वंश का स्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग था। इसने विदर्भ तथा यवन पर विजय प्राप्त की थी। इसके ब्राह्मण वंश का पुनरुद्धार किया था। ब्राह्मण वंश का पुनरुद्धार किया था मतलब दोबारा इसको जीवित किया था ब्राह्मण वंश को। गौतमीपुत्र शतकर्णी द्वारा पराजित किन्हीं 4 राजनीतिक शक्तियों के नाम लिए। किसने इनको पराजित किया? गौतमीपुत्र शतकर्णी ने किन को पराजित किया? शक को किया, यवन को किया, पहन को किया और क्षत्रिय को किया। गांधार कला क्या है? गांधार कला से क्या तात्पर्य है? तो गांधार कला का विकास इसी की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके आसपास के प्रदेशों में हुआ था। इस कला शैली के विषय तो भारतीय थे। भारतीय विषयों में तो इसके विषय थे, परंतु शैली तथा सजावट यूनानी पद्धति थी। मतलब यूनान के जो लोग थे उनके अनुसार इसको बनाया गया था। ये गांधार कला थी, गांधार क्षेत्र में की गई थी। गांधार कला की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी है। इस शैली की बनी हुई मूर्तियां सलेटी पत्थर की थी। किस पत्थर की थी? सलेटी पत्थर की थी, मतलब थोड़ी थोड़ी ब्लैक थी। इस शैली में निर्मित बुद्ध मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती थी। किससे मिलती जुलती थी? अपोलो से मिलती जुलती थी। कनिष्क की 4 उपलब्धियां
विजयों का उल्लेख कीजिए। कनिष्क ने कौन कौन सी 4 उपलब्धियां प्राप्त की? कश्मीर पर विजय प्राप्त की, साकेत पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की, पर्थियानों पर विजय प्राप्त की, चीन पर विजय प्राप्त की। किसने करी? कनिष्क ने। चतुर्थ बौद्ध संगति क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगति किस राजा के समय आयोजित की गई? किस राजा के समय चतुर्थ बौद्ध संगति लिखी गई और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय लिखी गई थी, आयोजित की गई थी। इस संगति का अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया था। सातवाहन वंश का स्थापक कौन है? सातवाहन वंश का स्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक। सात से सात यानी कि सिमुक कौन है? सातवाहन वंश का स्थापक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी और इसका क्या परिणाम था? चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसका परिणाम महायान को राजधर्म घोषित किया गया तथा पाटलिपुत्र ग्रंथों पर एक प्रमाणिक भाष्य की रचना की गई। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? मौर्योत्तर युग में मध्य एशिया के रेशम मार्ग से चीन का रेशम सिंध के डेल्टा पर स्थित बवर्ष नामक बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां से पश्चिम देश में भेजा जाता है। मौर्य युग में जो मध्य एशिया के रेशम मार्ग से चीन का रेशम जो सिंध के डेल्टा पर स्थित बवर्ष नामक बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां से पश्चिम देश को भेजा जाता है। श्रुति किसे कहा जाता है और क्यों? वेदों को श्रुति कहा जाता है। किनको कहा जाता है? वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में वेदों को लेखबद्ध नहीं किया गया था। जो प्रारंभ में जो वेद लिखे गए थे उनको लिखित रूप में बंद नहीं किया गया था, मतलब लिखा नहीं गया था। इनका अध्ययन अध्यापन तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा उनका संप्रेषण मौखिक रूप से किया गया था। मतलब उनका जो अध्ययन अध्यापन किया गया था उनको लिखा नहीं गया था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिर्फ याद किया गया था, लिखा नहीं गया था। बोलचाल की भाषा में उनको याद किया जाता है, उन्हें कहते हैं श्रुति लोग। धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? बौद्ध धर्म का धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला भाषण कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। जिसके प्रभावित होकर 5 महाभारत उनके शिष्य हो गए। जो 5 ब्राह्मण थे वो उनके शिष्य बन गए। किससे? सारनाथ में जो उपदेश दिया ना उससे प्रभावित होकर। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। मतलब उन्होंने क्या कर लिया? अपना धर्म चक्र परिवर्तित कर लिया। पहले वो क्या थे? ब्राह्मण थे और परिवर्तित होकर क्या बन गए? बौद्ध बन गए। कुषाण काल के 2 प्रमुख कला केंद्रों का उल्लेख कीजिए। गांधार थे और मथुरा। कुषाण काल का प्रमुख कला केंद्र था। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। किसने लिखी? कौटिल्य। कौटिल्य को हम क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। कलहन कौन था? कलहन ने रचना करी थी। कलहन एक उच्च कोटि का इतिहासकार था। कन्नौज धर्म सभा का महत्व क्या है? कन्नौज कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता था। धर्म सभा से ज्ञात होता है कि हर्ष बौद्ध धर्म का संरक्षक था। हर्ष क्या था? बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इस धर्म सभा के कारण महायान बौद्ध धर्म का भारत में काफी प्रचार प्रसार हुआ। स्कंदगुप्त के प्रमुख उपाधि का उल्लेख कीजिए। स्कंदगुप्त की जो प्रमुख उपाधि थी कौन थी? हूणों पर विजय प्राप्त करी। किसने करी? स्कंदगुप्त ने। आदि मानव द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 उपकरणों के नाम थे? हाथी, कुल्हाड़ी और गंडास। वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। RSUA आर से आ जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। मौर्य प्रशासक की विशेषता बताइए। मौर्य जो काल था उसमें जो प्रशासक थे, जो राजा थे, उनकी विशेषता क्या है? मौर्य साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट कहलाता था। वहाँ का जो राजा होता था ना उसको क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। उसे शासन कार्यों के सहयोग एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। जो उसको शासन चलाने के लिए जो सम्राट को जो आदेश देती थी या फिर सलाह देती थी, जो राय देती थी, वो कौन देती थी? मंत्री परिषद होती थी, वो देती थी। राज्य के दैनिक कार्यों के लिए मंत्री होते, मतलब क्या है? मंत्री होते थे दैनिक कार्य करने के लिए। साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत मतलब अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ था। प्रांत उनके विषय में तथा विषय नगरों और गांवों में विभक्त थे। प्रांत किसमें विभक्त है? विषयों में। और विषय नगर गांवों में विभक्त है। पूर्व गुप्त काल के किन 4 बंदरगाहों के नाम लिखिए? बरकिम्स, बड़ौच, मुजरिम और कवारीपट्टम। कुषाण काल के 2 प्रमुख कला केंद्रों के नाम उल्लिखित कीजिए। गांधार और मथुरा जो कला केंद्र थे वो किसके काल के थे? कुषाण काल के। शिशुनाग वंश का स्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का स्थापक स्वयं शिशुनाग था।
इंडिका के विषय में आप क्या जानते हैं? मैग्नेटिस की पुस्तक इंडिका से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, तत्कालिक साम्राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जब मौर्य साम्राज्य था ना, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है इंडिका नामक पुस्तक में। किसने लिखी थी? मैग्नेटिस ने लिखी थी। गांधार कला शैली की 4 विशेषता लिखी है। गांधार कला के विषय में भारतीय परंतु शैली यूनानी है। इस शैली में मूर्तियां प्राय स्लेटी पत्थर से निर्मित थी, मतलब बिल्कुल ब्लैक मूर्तियां थी। बुद्ध धर्म की मूर्तियां यानी देवती ओपोला से मिलती जुलती है। बौद्धिक की मूर्तियों में बौद्धिक यूनानी शासकों के तरह लगते हैं। मथुरा कला शैली की 2 विशेषताएं लिखी है। मथुरा शैली की मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। इस शैली की मूर्तियां अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। जो मथुरा कला की जो मूर्तियां हैं वो किन की बनी हुई? लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और इन मूर्तियां शैली में विशालतम प्रसिद्ध है, मतलब ये क्या है? बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। संगमरमर संगम से आप क्या समझते हैं? संगम से संघ परिषद अकादमी अथवा विद्यालय है। संगम तत्कालीन कवियों विद्वानों एवं साहित्यकारों का एक संगठन होता है। पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। उसने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। अरे समझ में? आगे चलते हैं। संगम संहिता से आपका क्या तात्पर्य है? संगम काल में प्राचीन तमिल कवियों और विद्वानों द्वारा रचित साहित्य संगम साहित्य रचना कहलाती है। संगम योगिन 3 प्रसिद्ध रचनाओं और उनके लेखकों के नाम लिखे हैं। संगम में रचना लिखी और लेखक, तो देखते हैं रचना किसने लिखी, लेखक हैं ये। तिरुकुरन है, तिरुवल्लुवर लिखी। शिलापदिक्रम ने इलागू लिखी और मणिकम राय ने कोलेमन सनाटक लिखे। संगम योगिन साम्राज्य कितने वर्गों में बटा हुआ था? इनके नाम लिखे हैं। संगम योगिन साम्राज्य 5 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, अरसर, वनीगर, बल्लाल, वेलार, इनमें बटा हुआ था। हूणों को पराजित करने वाले कौन? गुप्त सम्राट था। हूणों को किसने पराजित किया था? जो गुप्त शासक था। हूणों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त था। किसने करा था? स्कंदगुप्त ने। महरौली के लोहे स्तंभ में उल्लेखित चंद्र की किन्हीं 2 विजयों का उल्लेख कीजिए। महालिक प्रदेश की विजय और बंगाल की विजय। प्रयाग प्रसिद्धि किसने और किस शासक के लिए लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति हरिशय ने लिखी थी समुद्रगुप्त के लिए। यानी कि समुद्रगुप्त की जानकारी किसमें मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जो किसने लिखी थी? हरिशय ने लिखी थी। गुप्त काल के 2 प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, आर्यभट्ट और बरमाहामीर। अजंता चित्रों की विशेषताएं एवं सामग्री क्या है? अजंता चित्रों के प्रमुख विशेषता प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्यता बिल्कुल एकदम प्रकृति का नेचुरल रूप था। बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र थे, मतलब बुद्ध के चित्र बनाए गए थे। वहाँ पर जात ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्य किए गए थे। समुद्रगुप्त ने द्वितीय भारत के राज्य के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। इसके पराजित साम्राज्य के अनेक राज्य वापस लौटा दिए गए थे तथा राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसे वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेते। राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके अधीन हो गए थे और उसने वार्षिक कर देना स्टार्ट कर देता राजाओं ने। कालिदास द्वारा रचित काव्य और नाटकों के नाम लिखिए। कालिदास ने कौन कौन से काव्य लिखे, नाटक लिखे, तो उनके बारे में देखते हैं। तो कालिदास द्वारा लिखित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए, तो देखते हैं। कालिदास ने रघुवंश, कुंभासमण, ऋतुसंहार, मेघदूत नामक काव्य ग्रंथ की रचना करी। कालिदास ने विक्रमादित्य, त्रिविक्रमादित्य तथा अभिजात कुसुमोत्तरा नामक नाटक की रचना करी। प्राचीन भारतीय इतिहास के किन्हीं महत्वपूर्ण शासक की संगानी कहा गया है और क्यों? शकों पर विजय प्राप्त और उनकी शक्ति का अनुमान करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकारी कहा गया है। शकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है क्योंकि उसने विक्रमादित्य को शकारी कहा गया है। शकों पर विजय प्राप्त करने और उनकी शक्ति का अनुमान करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को शकारी कहा गया है। कोलोतुंग प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? कोलोतुंग प्रथम चोल राजवंश से संबंधित है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है?
जब कोई उच्च जाति का व्यक्ति अपने से नीची जाति की स्त्री से विवाह कर सकता है या कर लेता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम, अनु से यानी कि नीचे वाला, नीची जाति की स्त्री से विवाह करना। जब कोई निम्न जाति का पुरुष, जो निचली जाति का पुरुष होता है, वो अपने से उच्च जाति की महिला से विवाह कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। भारतीय इतिहास का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारतीय इतिहास का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। किस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है? इसे किस विद्वान ने उत्कीर्ण करवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसके बारे में जानकारी है? प्रयाग पश्चिम में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और ये हरिसेन ने लिखी थी। त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले पाल राजाओं के नाम लिखिए। त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले पाल राजा थे धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल। हर्षवर्धन के साम्राज्य का विवरण दीजिए। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी के अनुसार हर्षवर्धन के साम्राज्य में पूर्व पंजाब, उत्तर मध्य प्रदेश, मथुरा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सम्मिलित किए गए। हर्षवर्धन के साम्राज्य में आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट गणित का ज्ञाता था, उसने जीरो का आविष्कार किया, पृथ्वी को गोल बताया, अपने ध्रुव पर घूमती है, ये सब क्या है? आर्यभट्ट ने देते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है? त्रिकोणात्मक संघर्ष से क्या तात्पर्य है? देखते हैं। त्रिशक्तीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट तथा पालों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं, जो लगभग 2000 वर्ष तक चलता रहा। त्रिराज्य संघर्ष के दो कारण बताइए। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए त्रिराज्य संघर्ष इन तीनों के मध्य हुआ। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य जो संघर्ष हुआ उसे त्रिराज्य संघर्ष कहते हैं या त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। कन्नौज व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, अतः तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करना चाहती थी, इसलिए इनमें संघर्ष हुआ था। त्रिराज्य संघर्ष के दो परिणाम बताइए। दीर्घकालीन मुद्दों के कारण राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होती गई, मतलब बिल्कुल कमजोर होते गए। इनका पतन होता गया। पतन मतलब इनका बिल्कुल नीचे गिरना होता गया है, इनका लेवल बिल्कुल नीचे गिरता रहा। कन्नौज का पहले जैसा महत्व नहीं रहा, मतलब बिल्कुल महत्वहीन हो गया कन्नौज क्षेत्र भी। ऐहोल प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी और किस शासक के लिए लिखी गई थी? ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति द्वारा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के लिए लिखी गई थी। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। हर्ष के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वह स्थल मार्ग से आया तथा समुद्र मार्ग में गया। हर्ष के समय हेनसांग भारत आया था, वह स्थल मार्ग से भारत आया था और समुद्र मार्ग से गया था। गुप्तकालीन किन्हीं दो गणितज्ञों के नाम लिखिए। तो आर्यभट्ट था गुप्त काल में और वराहमिहिर था। दो गणितज्ञ थे, मतलब गणित के व्याख्याता थे। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। नागनाद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इसने ग्रंथ लिखे। चोल वंश के किन्हीं दो शक्तियों के नाम लिखिए। राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। वाणकृत हर्षचरित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वाणकृत हर्षचरित्र के बारे में हम जो जानते हैं उसको बताते हैं। वाणकृत हर्षचरित्र में 8 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे। प्रथम 3 अध्यायों में वाण की आत्मकथा लिखी गई है तथा शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं तथा हर्ष के प्रारंभिक शासक का वर्णन किया गया है, जो पूर्व में जो राजा हुए उनके बारे में और जो उसने जो शासन किया है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया। इस ग्रंथ में हर्ष की विजयों, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी आदि के बारे में उसकी जानकारी मिलती है। किसमें? वाणकृत हर्षचरित्र में। आगे चलते। कन्नौज सभा किसके द्वारा और क्यों आयोजित की गई? जो कन्नौज में सभा थी वो किसके द्वारा आयोजित की थी, क्यों की गई थी? इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हर्ष ने महायान के सिद्धांत को प्रचार के लिए कन्नौज की सभा आयोजित की गई थी। किसने की थी? हर्ष ने की थी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हेनजांग को बनाया गया था। चोल शासकों द्वारा निर्मित 2 मंदिरों के नाम लिखिए। तंजौर में निर्मित बहिरेश्वर मंदिर और गंगेकोड़ चोल वंश में निर्मित शिव मंदिर। सप्तगोड़ा से आप क्या समझते हैं? मामल्लपुरम में पल्लव नरेश ने विशाल चट्टानों को तराश कर रथ मंदिर बनवाए, जिसे सप्तगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसमें द्रौपदी रथ और अर्जुन रथ प्रमुख हैं। सप्तपेगोड़ा भी कहा जाता है इसे। किस शासक ने वातापीकोण की उपाधि से उपाधि की ओर से अध्यक्षता में? पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी पर अधिकार करने के लिए वातापीकोण की उपाधि धारण की थी। किस चोल शासक ने गौड़ कौलिन की उपाधि धारण की थी?
गोलकोंड की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक ने तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर महदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? चोल नरेश राजराज प्रथम ने। उन दो राजाओं का उल्लेख कीजिए जहां पल्लव राजाओं द्वारा विशाल मंदिर का निर्माण किया गया था। महाबलीपुरम और कोच्चि में। हेनसांग कौन था? हेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। और क्या थी? और चोल के ग्राम साम्राज्य का उल्लेख कीजिए। चोल के स्थानीय प्रशासकों की विशेषता बताइए। गाँव के दो प्रकार की संस्थाएं थी। गाँव में कितनी प्रकार की संस्थाएं थी? दो। और सभा। और जनसभा जनसाधारण की सभा थी, तथा सभा ब्राह्मण जिसमें सभी वर्ग सम्मिलित थे। ग्राम सभाएं सड़कों का निर्माण करती थी। जलाशयों, औषधालयों, मंदिरों का निर्माण करवाना इसका प्रमुख कार्य था। गोपुरम किसे कहते हैं? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर के प्रमुख द्वार को गोपुरम कहते हैं। यानी कि जो मंदिरों के जो द्वार बने रहते हैं, जो प्रारंभिक जहाँ से हम मंदिर में अंदर जाते हैं, तो उसको गोपुरम कहते हैं। अग्रहार से क्या अभिप्राय है? चोल के समय ग्रामों में दो प्रकार की सभाएं थी, और तथा सभा। सभा अग्रभाग तथा ब्राह्मण वर्ग का सभा थी। चोल प्रशासक की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राजा शासन तंत्र का प्रमुख संचालन था तथा परम शक्तिमान था। ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम प्रशासक का संचालन किया जाता था। ग्राम सभाएं दो प्रकार की होती थी, और तथा सभा। हर्ष के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग आया था। राजपूत राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दो कारक बताइए। राजपूत राज्य के पतन एकता का अभाव था। राजपूतों में एकता नहीं थी। राजपूतों का सैनिक संगठन भी दोषपूर्ण था, मतलब वो भी क्या करते, एक दूसरे से घृणा करते थे। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये क्या है? जैन धर्म के 3 रत्न थे। और बुद्धम धम्मम और संगम थे। नेचुरल हेरिटेज किसने लिखी थी? नेचुरल हेरिटेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लानी ने लिखी थी। ब्राह्मीर ने किस पुस्तक की रचना की थी? पंच सिद्धांत दंतिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ब्राह्मीर ने की थी। महाजनपदों की संख्या कितनी है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में मौर्य शासन की व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो यदि बनानी है दोबारा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।